वरुण, ये क्या है? तुम्हें तो पता है ना कि मुझे अपने पर्सनल बाथरूम में नहाने का शौक है, और तुम कह रहे हो कि मुझे गांव की नदी में जाकर नहाना होगा। भला ये तुम क्या कह रहे हो? नीलम यार, तुम समझने की कोशिश करो। मेरे इस गांव में हर औरत नदी में ही जाकर नहाती है। इस पूरे गांव में एक भी बाथरूम नहीं है। और ये छोड़ो, मेरे पिताजी तो इस गांव के मुखिया भी हैं, फिर भी हमारे घर पर कोई बाथरूम नहीं है। यार, ये तो बहुत गलत बात है। अभी नीलम वरुण से इस बात पर बहस हो ही रही थी कि तभी उसकी जेठानी उसे बुलाने के लिए आ जाती है। देवरानी जी, जल्दी चलिए, हमें जल्दी जाकर नदी पर नहाकर आना होगा। पर दीदी, इस तरह खुले में हम नहाएंगे तो हमें कोई देखेगा नहीं। अरे नहीं नहीं नीलम, हमें कोई नहीं देखेगा। दरअसल तुम अभी इस गांव में नई आई हो ना। मैं तो कई सालों से नदी पर जाकर ही नहा कर आ रही हूँ। और वैसे भी हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस गांव के मुखिया और कोई नहीं बल्कि हमारे ससुर जी हैं। और उन्होंने ये साफ कहा है कि सुबह के समय कोई भी मर्द नदी के किनारे नहीं जाएगा। भाभी, मैं यही बात नीलम को समझा रहा था। वरुण जी, आप चुप ही रहिए तो अच्छा होगा। मैं आपसे कह देती हूँ कि मैं बस कुछ दिनों तक ही नदी पर जाऊंगी। मुझे इस घर में एक बाथरूम चाहिए तो मतलब चाहिए। बाकी चलिए दीदी, मैं आपके साथ चलती हूँ अभी। ऐसा कहकर नीलम अपनी जेठानी के साथ नदी के किनारे जाने लगती है। कुछ देर बाद वो दोनों नदी किनारे पहुंच जाते हैं, जहां गांव की औरतें पहले से ही नदी में नहा रही थी। नीलम को ये देखकर बहुत शर्म आ रही थी। मुस्कान भाभी, ये तो बहुत अजीब लग रहा है। अगर हमें किसी ने यहाँ देख लिया तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी ना। अरे तुम वरुण की बहुरिया हो ना, काहे को शर्मा रही हो बहुरानी? हमें इतने साल हो गए इस नदी में नहाते हुए, आज तक तो हमें किसी ने देखा नहीं, तो भला अब कौन देखेगा? मुखिया साहब से सब डरते हैं, इसीलिए नदी किनारे कोई मर्द नहीं आता, सिर्फ औरतें ही नहाती है। नीलम को ये बात सुनकर बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। इसलिए वो मजबूरी में अपनी जेठानी और बाकी के गांव की औरतों के साथ नदी में जाकर नहा लेती है। बड़ी मुश्किल से नीलम नदी से नहाकर घर आती है, और अब तो रोजाना ही ऐसे ही नीलम नदी में जाकर नहाने लगती है। धीरे धीरे समय के साथ जब नीलम को ये लगने लगता है कि सचमुच नदी पर सिर्फ औरतें ही आती हैं, तो वो थोड़ी शांत हो जाती है। लेकिन एक दिन उसे ऐसा कुछ महसूस होता है कि पेड़ के पीछे कोई है जो उसे छुप कर देख रहा है। इस बात को वो अपनी जेठानी के साथ रास्ते में जाते वक्त बताती है। भाभी, मुझे आज ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पेड़ के पीछे से छुपकर हमें देख रहा हो। अरे नहीं नीलम, ये तुम्हारा भ्रम होगा। अब तुम ही सोचो, तुम इतने दिनों से यहाँ आ रही हो, भला कोई भी मर्द तुम्हें दिखा? नहीं ना? पर भाभी, परवर छोड़ो और चुपचाप घर चलो। नीलम की जेठानी ऐसा कहकर उसे घर ले आती है। घर आने के बाद भी नीलम का मन शांत नहीं रहता, और वो अपने घर में बाथरूम बनाने के लिए अपने सास ससुर को कहती है, पर वो उनकी एक नहीं सुनते। बहुत दिक्कत ही क्या है, जब गांव का कोई मर्द नदी किनारे जाता ही नहीं तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? अरे रोज ताजे ताजे पानी से नहाना तो मन और भी शांत हो जाता है। ये हर किसी के नसीब में नहीं होता। हाँ बहू, तुम्हारी सास बिल्कुल सही कह रही है। इस गांव में किसी भी मर्द में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो नदी किनारे चले जाए, और वैसे भी घर में बाथरूम बनाना हमारे संस्कारों में नहीं है। ऐसा कहकर नीलम के सास ससुर नीलम की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, और इसके बाद मजबूरन नीलम को दोबारा से नदी किनारे जाकर अगले दिन नहाना पड़ता है। और जब नदी में नीलम के साथ साथ बाकी औरतें भी नहा रही होती हैं, तो नीलम को फिर से ऐसा लगता है कि कोई उन्हें नहाता हुआ देख रहा है। इसके बारे में वो अपनी जेठानी से कहती है। भाभी, मुझे फिर से लग रहा है कि हमें कोई नहाते हुए देख रहा है। अरे नहीं नीलम, ऐसी कोई बात नहीं है। लग रहा है तुम्हारे मन का वहम अभी तक निकला नहीं है। अरे बहुरानी, काहे को डर रही हो? किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो हमें नहाते हुए देख ले। ये बात तो हेमा ने बिल्कुल सच कही थी कि गांव के किसी भी सदस्य में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो गांव की औरतों को नहाते हुए देख ले। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर नीलम को ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई उन्हें नहाता हुआ देख रहा है? क्या सच में गांव की औरतों को नहाता हुआ कोई गांव का व्यक्ति देख रहा था, या फिर कोई और था
जिससे ये गांव वाले अनजान थे। अब ये क्या माजरा था, चलिए इस कहानी के जरिए जानते हैं। अरे भाई मनोज, सच में यार तूने क्या तरकीब निकाली है। हम तो इस तरीके की चीजों को कैमरे में कैद करने के लिए मरे जाते हैं। वैसे भी अगर हमने इनकी वीडियोस को अच्छे से बनाकर विदेशों में बेच दिया तो अच्छी खासी रकम मिलेगी हमें। अरे भाई, तू तो बड़ी दूर की सोच रहा है, थोड़ा पास की भी तो सोच। अब विदेश में जाकर हम कैसे इन फोटो वीडियो को बेचेंगे? मेरे पास एक और तरकीब है। गांव की औरतों को नहाता हुआ देखकर उनके वीडियो बनाकर क्यों ना हम इन्हें ब्लैकमेल कर लें और उनसे अच्छे खासे पैसे मांग लें। अच्छा है ना? और अगर नहीं देती हैं तो फिर इसे विदेशी मार्केट में हम बेच देंगे और उनसे पैसे कमाएंगे। यार तू तो बिल्कुल शकुनी का भी बाप निकला यार, क्या पासा फेंका है। अगर वो पैसे दे तो भी उनकी हार, और अगर ना दे तो भी उनकी हार। वैसे ये बात भी माननी पड़ेगी कि तूने बिल्कुल सही गांव का पता लगाया है। अब हमारे इन फोटोज का इस्तेमाल करने का सही समय आ गया है। जरा नजर फरमा, ये गांव की मुखिया की दोनों बहुएं भी उन औरतों के साथ ही नहाने आती हैं। मुझे तो पता है कि ये बड़ी मोटी पार्टी है। उनकी बहू को ब्लैकमेल करके अच्छे खासे सोने के कंगन और पैसे ऐंठ सकते हैं हम लोग। तो फिर ठीक है, किसी दिन उन दोनों का रास्ता रोककर उनकी फोटो और वीडियो दिखा देते हैं, ठीक है? तो फिर हमें ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। कल जब वो दोनों नहाकर वापस घर आ रही होंगी ना, तभी रास्ते में उन्हें पकड़कर उनका एमएमएस उन्हीं को दिखा देंगे। अगले दिन मुस्कान और नीलम नदी पर नहाकर जब वापस अपने हवेली की तरफ जा रही होती हैं, तो नदी के थोड़ी दूर पर विनोद और मनोज नाम के दोनों बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया और उन दोनों को फोटोज वीडियोस दिखाने लगे। दोनों बहुएं डर गई। अब अगर तुम दोनों ये चाहती हो कि ये फोटो वीडियो गांव में और कोई ना देखे या गांव के बाहर ना जाए, तो तुम्हें हम जैसा कहें वैसा करना पड़ेगा। नहीं नहीं भैया, हमारी ये फोटो किसी को नहीं दिखाना। आपको क्या चाहिए आप हमें सीधे सीधे बता दीजिए। अगर तुम चाहती हो कि ये फोटो वीडियो कोई और ना देखे और हम अपने फोन से हटा दें, तो कल दोपहर तक 4 लाख रुपए नगद और सोने के जेवर से भरकर एक पूरा बैग हमें लाकर तुम दोगी। उसके बाद हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, आप दोनों चिंता मत करो। हम कल दोपहर तक तुम्हारी ये मांगे पूरी कर देंगे, पर तुम तब तक ये फोटो किसी को नहीं दिखाओगे। ऐसा कहकर मुस्कान घबराते हुए नीलम के साथ घर की ओर जाने लगती है। जैसे तैसे करके वो घर आ जाते हैं। मुस्कान भाभी, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अन्याय के सामने झुकना उसे बढ़ावा देना है। हम इस तरह से अन्याय को बढ़ावा दे रहे हैं। नीलम, तुम उन लोगों को नहीं जानती, पता नहीं वो कहाँ के हैं। जहाँ तक मैं उन्हें जानती हूँ तो वो तो इस गांव के मुझे नहीं लगते। भाभी देखिए, आप लोगों ने पहले भी मेरी बात नहीं मानी। अगर आपने मेरी बात मान ली होती तो मेरे साथ आप भी सास ससुर जी के सामने इस प्रस्ताव को रखती कि हमें घर में बाथरूम चाहिए, तो उन्हें मजबूर होकर हमारी बात माननी ही पड़ती। अभी भी एक रास्ता है भाभी, अगर आप मेरा साथ दो तो हम उन बदमाशों को उनके किए की सजा देंगे और इस गांव के हर एक घर में बाथरूम भी बन जाएगा। अगर ऐसी बात है नीलम, तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। बताओ क्या करना है। भाभी, आप बस एक काम कीजिए, गांव की जितनी भी औरतें नदी पर नहाने जाती है उन सभी को एक जगह इकट्ठा कीजिए और जिस जगह पर उन गुंडों ने हमें पैसे लेकर बुलाया है वहां पर उन्हें छुपा दीजिए, और बाकी आगे क्या करना है ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, जैसा तुम कहो। अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी दोनों बदमाशों के बताए हुए जगह पर पहुंचती हैं। गुंडे जैसे ही नीलम और मुस्कान के पास आते हैं, तभी चारों तरफ से गांव की औरतें उन्हें घेर लेती है और उन्हें खूब मारती है और फिर उन्हें बंदी बना लेती है। इसके कुछ देर बाद वहां पर गांव का मुखिया, उसकी पत्नी और पुलिस इंस्पेक्टर भी आ जाते हैं। हवलदार, पकड़ लो इन गुंडों को। सीधी सादी ये गांव की औरतों को ब्लैकमेल करके पैसे और जेवर मांग रहे थे। मुखिया जी, आपकी बहुएं बहुत हिम्मत वाली हैं, क्योंकि ये कोई मामूली गुंडे नहीं है, बल्कि इनका तो यही पेशा है। ये गांव की सीधी सादी औरतों के फोटोज इंटरनेशनल मार्केट में बेचकर खूब पैसे कमाते हैं और इनकी हमें बहुत दिनों से तलाश थी। उनकी फोटो तो गांव के हर एक पुलिस स्टेशन में भी है, लेकिन ये कभी पकड़े नहीं गए थे। लेकिन आज आपकी दोनों बहुओं की चतुराई के कारण से आज ये संभव हो पाया है। जी, ले जाइए इन्हें यहाँ से, नहीं तो मैं इन्हें अभी सजा दे दूंगा। नीलम बहू, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी।
अगर मैंने घर में बाथरूम बनवा दिया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। हाँ बहू, मैं एक औरत होकर इस परेशानी को नहीं समझ पाई। मुझे भी तुम माफ कर दो। नहीं नहीं माँ जी, आप दोनों को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अगर दिन का भूला हुआ व्यक्ति शाम को अपने घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और रही बात इन गुंडों को पकड़वाने की, तो इसमें सिर्फ तारीफ की मैं हकदार नहीं, बल्कि मुस्कान भाभी और गांव की ये औरतें भी हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया। बस आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि गांव के हर एक घर में आप लोग एक बाथरूम अवश्य बनवाएं। हाँ हाँ बहू, मैं खुद ही पूरे गांव में बाथरूम बनवाऊंगा, परेशान मत हो। और इस तरह अब गांव में खुले में नहाना औरतों ने बंद कर दिया था। वहीं दोनों गुंडों को भी अब उनके किए की सजा मिल जाती है और अब सभी लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। नैना दीदी, मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं। अब मैं कपड़े धोने जा रही हूँ। आप भी अपना कपड़ा दे दीजिए। अरे नहीं नहीं राधा, तुम मेरे कपड़े छोड़ दो। आज जितने कपड़े हैं उतने ही धो लेना। आज वैसे भी काफी ज्यादा गर्मी है। बाकी मैं आंगन में जाकर झाड़ू लगा दे रही हूँ और उसके बाद मैं नींबू पानी बना दूंगी तुम्हारे लिए। तुमने इतना काम जो आज किया है। अरे दीदी, आप तो मेरी सगी बहन से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखती हैं। आप बहुत अच्छी हो। अच्छा बस बस, अब ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। जाओ कपड़े धो लो। वैसे भी अब दोपहर का समय हो गया है और तेज गर्मी भी पड़ने लगी है। जी दीदी। ऐसा कहकर राधा कपड़े धोने चली जाती है। दरअसल सरिता की दोनों बहुएं बहुत समझदार थी और वो दोनों गांव से थी, इसलिए वो हर एक काम अच्छे से करती थी। इसी के चलते उनकी सास उनसे बहुत खुश थी। ऊपर वाले ने मेरी बहुत अच्छे से सुनी है जो मुझे तुम जैसी बहुएं मिली है। तुमने मेरे घर को बहुत अच्छे से संभाला है। जब तक तुम इस घर के अंदर हो, मुझे किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अरे भाग्यवान, तुम तो फिर भी चिंता में ही रहती हो। चिंता तुम्हारे पास कम होती है क्या? चिंता तो अब उन तीनों नामूर्खों की होती है जो शहर में काम कर रहे हैं। उनकी बहुएं पता नहीं कैसी आएगी। मैं तो सोच रही थी उन्हें गांव बुला लूं और उनकी भी शादी करवा दूं। अरे सरिता, तू तो बहुत भोली है रे। तुझे क्या लगता है तेरे तीनों बेटे शहर गए हैं और वहाँ उन्हें शहर की गोरियां पसंद नहीं आई होंगी? अरे कैसी अपमानजनक बातें कर रहे हो। आप अपनी काली जुबान को बंद रखो। मेरे बेटे बहुत भोले हैं। उनकी शादी गांव की लड़कियों से ही करवाऊंगी। इस तरह सरिता को अब और ज्यादा डर लगने लगता है और वो अपने बेटों को फोन करके कहती है, अरे बेटा, मुझे तुम तीनों की बहुत याद आ रही है। तुम्हारी माँ यहाँ बीमारी से परेशान है। गर्मी से हालत बुरी हो रखी है और तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। अगर एक दिन तुम्हारी माँ चल बसेगी तो क्या करोगे? फोन की दूसरी तरफ से सरिता के बेटे कहते हैं, माँ आप ऐसा क्यों सोचती हो? हमारे होते हुए आपको कुछ भी नहीं होगा। चिंता मत करो माँ, हम बहुत जल्दी छुट्टी लेकर आपसे मिलने के लिए आएंगे। हाँ माँ, हमें भी आपकी बहुत याद आ रही है। ये सुनते ही सरिता बहुत खुश होती है और फोन काटने के बाद वो खुद से कहती है, आखिरकार मेरे बेटे हैं। मेरी परवाह नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? मुझसे बिना पूछे वो कुछ करते भी नहीं हैं। अब मेरे बेटे जब वापस आ जाएंगे तो उनकी शादी संस्कारी लड़कियों से करवा दूंगी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सरिता के तीनों बेटे शहर से वापस आ जाते हैं, लेकिन शहर से वो शहर की 3 मॉडल लड़कियों को भी अपने साथ लेकर आते हैं। अरे माँ कहाँ हो आप देखो, आपके तीनों बेटे आ गए हैं आपके पास। अपने घर के बाहर अपने तीनों बेटों को देखकर सरिता बहुत खुश होती है और वो उन्हें खुशी के मारे गले लगा लेती है। मुझे तो पता ही था कि तुम तीनों आओगे। तभी उसकी नजर 3 मॉडल लड़कियों पर जाती है। हे भगवान, ये कैसे कपड़े पहने हैं इन तीनों ने? बेटा, क्या ये बेशरम लड़कियां तुम्हारी सहेलियां हैं? नहीं माँ, ये आपकी बहुएं हैं। चलो तुम तीनों खड़ी क्यों हो? पैर छुओ माँ के। ओह माय गॉड, ये ओल्ड फैशनेबल काम मुझसे नहीं होगा। कौन से जनरेशन में जी रही हो तुम दोनों? हमें क्या यहाँ ये सब करवाने के लिए लेकर आए हो? सो कॉल्ड रीति रिवाज, आई डोंट लाइक इट। अरे क्या बोल गई ये तीनों? नहीं कुछ नहीं माँ, बस वो ऐसे ही थोड़ा मॉडल टाइप की लड़कियां हैं ना, तो बस इसलिए।
मैंने तो तुम तीनों के बारे में ऐसा सोचा भी नहीं था। तुम तीनों इन बेशरम लड़कियों से शादी कैसे कर सकते हो? अपनी माँ की बातें सुनकर तीनों के मुंह लटक जाते हैं और सरिता के पास अपनी बेशर्म बहुओं को बर्दाश्त करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। उसी वक्त नैना आंगन में लिपाई कर रही थी। गोबर से लिपाई करते हुए वो तीनों शहर की मॉडर्न लड़कियां देखकर हैरान रह जाती है। ओह माय गॉड, एक तो भरी गर्मी, ऊपर से ये गोबर की बदबू। ये औरत क्या कर रही है? क्यों बदबू फैला रही है? ओह माय गॉड, पूरी तरह प्रदूषण फैल गया है। ये गोबर की बदबू तो मेरी जान ही ले लेगी। मुझे गर्मी लग रही है। हमारे कमरे कहाँ हैं? चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। अब गांव में तीनों भाई शहर की मॉडर्न लड़कियों को लाकर रख लेते हैं, लेकिन उन तीनों को गांव के तौर तरीके जरा भी समझ में नहीं आते। ये कहाँ पर आ गए हैं हम लोग? यहाँ पर ना कोई क्लब है, ना कोई डिस्को है, ना कहीं अच्छा शॉपिंग मॉल है। चारों तरफ तो खेत ही खेत नजर आ रहे हैं। जंगल के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। बंजर जमीन पड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी कैद खाने में बंद हो गए हैं। तुमने तो सही कहा, इन चार दीवारियों में अब मुझसे और रहा नहीं जा रहा। चलो बाहर घूमने चलते हैं। छोटे कपड़े पहनकर तीनों देवरानियां घर से निकल रही होती हैं कि तभी उनकी जेठानी उनसे कहती है, हे भगवान, तुम तीनों इस अधनंगी कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम दोनों ये पूछने वाली कौन होती हो? बाय द वे, तुम्हारे लिए बता देते हैं, हम तीनों गांव घूमने जा रहे हैं। कम से कम सही से कपड़े तो पहनो। ये क्या छोटे छोटे कपड़े पहने हैं? गर्मी से हमारी हालत तो देखो। हमारे बस की नहीं है इतने ढके ढके कपड़े पहनना। क्या जरूरत है इन सो कॉल्ड जेठानियों की बातें सुनने की? चलो ना, चलते हैं। तीनों शहर की मॉडर्न देवरानियां अपने घर से निकलकर गांव की नदी के किनारे पहुंच जाती हैं, जहां वो कई सारी औरतों को नदी किनारे काम करते हुए देखती हैं। कोई कपड़े धो रही होती है तो कोई अपने बच्चों को नहला रही होती है। ओह माय गॉड, इस नदी को देखते ही मुझे शहर के स्विमिंग पूल याद आ गए। कितने मजे से हम लोग स्विमिंग पूल में नहाया करते थे ना। तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी स्विमिंग पूल याद आ रहे हैं। वैसे अगर हम चाहे तो इस नदी में नहा सकते हैं, और चार दीवारियों के अंदर बंद रहने से अच्छा है कि हम यहाँ नदी में नहा ले। आइडिया बुरा नहीं है, तो देरी किस बात की है? चलो नदी में ही कूद जाते हैं। इस तरह तीनों शहर की मॉडर्न देवरानियां नदी में कूद कूद कर खूब नहाना शुरू कर देती है। पूरे 1 घंटे बाद जब वो गीले कपड़ों के साथ नदी के बाहर निकलती हैं तो उनके पास पहनने के लिए दूसरे कोई कपड़े नहीं होते और वो गीले कपड़ों में ही घर की तरफ आने लगती है। उन्हें देखकर गांव के कई लोग हंसते भी हैं। घर आने के बाद उनकी हालत देखकर उनकी जेठानी उनसे कहती है, हे भगवान, ये क्या हुआ तुम तीनों के साथ? क्या तुम पूरे रास्ते इस तरह ही आई हो? हाँ, तो कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी हम कपड़े लेकर नहीं गए थे नदी में नहाने के लिए। नेक्स्ट टाइम से कपड़े लेकर जाएंगे। ये गांव है, तुम तीनों को थोड़ा समझना होगा। यहाँ का माहौल शहर जैसा नहीं है। हमें तुम्हारे लेक्चर को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपना लेक्चर अपने पास ही रखो। इस तरह शहर की मॉडर्न देवरानियां जेठानियों की एक भी नहीं सुनती। ऊपर से गर्मी में सारे घर के काम भी उन्हें अकेले ही करने पड़ते हैं और देवरानियां रोजाना नदी के किनारे नहाने पहुंच जाती हैं। एक रोज वो तीनों नदी किनारे नहा रही होती हैं तो गांव के कुछ लड़के उनके कपड़े चुरा लेते हैं और अपने फोन में उनकी वीडियो भी बना लेते हैं। अरे वाह, देखो तो सही, शहर की जलपरियां कितनी सुंदर लग रही हैं भाई। अब तो ये वीडियो वायरल हो जाएगी और ये जलपरियां फेमस भी हो जाएंगी। तभी उन दोनों को ऐसा करते हुए दोनों जेठानियां देख लेती हैं। वो वहीं पर डंडे जैसी लकड़ियां उठाकर उन दोनों की मार पिटाई शुरू कर देती है। तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आई लड़कियों की वीडियो बनाते हुए? आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। इस फोन से इन्होंने वीडियो बनाई थी, इनसे इस फोन को ही छीन लो। इस तरह राधा और नैना अभिषेक और राघव की खूब पिटाई करती है और उन्हें वहां से मार पीट कर भगा देती है और उनसे फोन छीन लेती है। जिसके बाद वो अपनी देवरानियों के कपड़े लेकर उनके पास जाती है और उन्हें वीडियो दिखाते हुए कहती है, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई लिखाई हमने नहीं की। हम भी पढ़े लिखे हैं, समझदार है। हमें पता है कि कहाँ कैसे और किस तरह रहना है। हमने तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं समझी। आज अगर हम सही वक्त पर ना आते तो इस वीडियो के चलते तुम्हारी इज्जत कहीं भी बच नहीं पाती। राधा के इतना कहते ही तीनों मॉडर्न देवरानियों को अपनी गलती का एहसास होता है
और वो अपनी जेठानियों से माफी मांगती हैं। हमें माफ कर दो जेठानी जी, हमें आपकी बात सुननी चाहिए थी, लेकिन आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमें यहाँ गांव के तरीके से ही रहना चाहिए था, लेकिन हम बस अपने ही चला रहे थे। दोनों जेठानियां अपनी देवरानियों को वापस घर ले आती हैं। उस दिन के बाद से तीनों बेशर्म मॉडर्न देवरानियां अपनी संस्कारी जेठानियों से संस्कार सीखती हैं और गांव के माहौल में ढल जाती हैं। इसी के चलते वो सब लोग एक साथ खुशी खुशी गर्मी के मौसम का आनंद लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।